नमस्कार। समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम न्यूज़ विद चिल्ड्रन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ओजस्वी शर्मा। यह कार्यक्रम खास तौर से बच्चों द्वारा बच्चों के लिए बनाया गया है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश और दुनिया की खबरों से अवगत कराएंगे। तो न्यूज़ विद चिल्ड्रन में सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों की। रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में पेश की रिपोर्ट। दायर रिपोर्ट में कहा, पंजाब पुलिस की लापरवाही के कारण रुका था पीएम मोदी का काफिला। सीएम योगी ने दिए यूपी इनोवेशन फंड के गठन के निर्देश। स्टार्टअप के लिए नहीं होगी पूंजी की कमी। अब बच्चे जानेंगे देश के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लॉन्च किया आजादी क्वेस्ट मोबाइल गेम। यूपीआई के जरिए पेमेंट करने पर नहीं लगेगा ट्रांजैक्शन चार्ज। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर शुल्क लगाने की खबरों को किया खारिज। अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट। कहा, पंजाब पुलिस की लापरवाही के कारण रुका था पीएम मोदी का काफिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मुद्दे पर रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अगुवाई वाली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की। कमेटी की रिपोर्ट में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के लिए फिरोजपुर के तत्कालीन एसएसपी को जिम्मेदार ठहराया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि फिरोजपुर एसएसपी कानून व्यवस्था बनाए रखने के अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहे। पीएम मोदी पंजाब के फिरोजपुर में 5 जनवरी को विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखने वाले थे। मौसम खराब होने के चलते प्रधानमंत्री का काफिला सड़क के रास्ते से कार्यक्रम स्थल जा रहा था, लेकिन कार्यक्रम स्थल से कुछ दूरी पर किसानों ने प्रदर्शन करते हुए सड़क को ब्लॉक कर दिया था, जिसके चलते प्रधानमंत्री का काफिला 15 से 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर ही फंसा रहा और उन्हें अपनी रैली रद्द कर वापस लौटना पड़ा था। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले में बोले प्रधानमंत्री, युवा तय करेंगे देश की सफलता। पीएम मोदी ने इनोवेशन पर दिया जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के ग्रैंड फिनाले को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने युवाओं से संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि पिछले 7 से 8 वर्षों में देश एक के बाद एक क्रांति करते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का आज का भारत अपने युवाओं पर भरपूर भरोसा करते हुए आगे बढ़ रहा है और इसी का नतीजा है कि आज इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग विश्व में बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के फरीदाबाद में किया एशिया के सबसे बड़े अस्पताल का उद्घाटन। इसके बाद प्रधानमंत्री ने न्यू चंडीगढ़ में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का लोकार्पण किया। कहा, भारत में इलाज एक सेवा है, आरोग्य एक दान। पीएम मोदी ने हरियाणा के फरीदाबाद में देश के प्राइवेट क्षेत्र की सबसे बड़ी 2600 बेड वाले मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। यह हॉस्पिटल 6000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 133 एकड़ क्षेत्र में बना है। अमृता अस्पताल का निर्माण माता अमृता आनंदमयी मठ द्वारा कराया गया है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने पंजाब के न्यू चंडीगढ़ में होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर को राष्ट्र को समर्पित किया। 600 करोड़ की लागत से बनी कैंसर अस्पताल में 300 बिस्तरों की क्षमता है। यह अस्पताल अत्याधुनिक सुविधाओं जैसे MRI, CT, मैमोग्राफी, डिजिटल रेडियोग्राफी और ब्रैकीथेरेपी से युक्त है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को विकसित बनाने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को विकसित करना होगा। सीएम योगी ने दिए यूपी इनोवेशन फंड के गठन के निर्देश। स्टार्टअप के लिए अब नहीं होगी पूंजी की कमी। उत्तर प्रदेश के युवाओं के सफल स्टार्टअप मॉडल को अब पूंजी की कमी से जूझना नहीं पड़ेगा। योगी सरकार इनोवेशन फंड के माध्यम से प्रतिभावान युवाओं के स्टार्टअप का वित्त पोषण जारी करेगी। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने स्टार्टअप योजनाओं की बेहतरी और युवाओं की आवश्यकता को देखते हुए प्रदेश में इनोवेशन फंड के गठन के निर्देश दिए हैं। यह इन्वेस्टमेंट फंड लगभग 4000 करोड़ रुपए के साथ शुरू किया जाएगा, जो युवाओं की अभिनव सोच, रचनात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देगा। अब बच्चे जानेंगे देश के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लॉन्च किया आजादी क्वेस्ट मोबाइल गेम। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आजादी क्वेस्ट मोबाइल गेम को लॉन्च किया है। इस गेम को आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष के मौके पर लॉन्च किया गया है। इसका मकसद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को लोगों के सामने लाना है। इस ऑनलाइन लर्निंग मोबाइल गेम सीरीज को जिंगा इंडिया के सहयोग से डेवलप किया गया है।
2 सितंबर से सेवा में आएगा देश का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत विक्रांत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे समारोह में मुख्य अतिथि। देश में निर्मित पहला विमान वाहक पोत विक्रांत 2 सितंबर को बेड़े में शामिल किया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में नौसेना के वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमडे ने कहा कि विक्रांत के उपकरण 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बनाए गए हैं। इनमें अंबाला, दमन, कोलकाता, जालंधर, कोटा, पुणे और नई दिल्ली शामिल हैं। करीब 2500 किलोमीटर लंबे INS विक्रांत की पूरी केबलिंग भारत में की गई है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद इंडिया @100 के लिए कॉम्पिटिटिव रोड मैप जारी करेगी। 30 अगस्त को रोड मैप होगा लॉन्च। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद 30 अगस्त को नई दिल्ली में इंडिया @100 के लिए कॉम्पिटिटिव रोड मैप जारी करेगी। ये डॉक्यूमेंट भारत की स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष तक के लिए दिशा निर्देश है। इसका उद्देश्य 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का है। इसमें अर्थव्यवस्था के नीतिगत लक्ष्य, सिद्धांत और दृष्टिकोण शामिल हैं। ट्रांसजेंडर को भी मिलेगा आयुष्मान भारत योजना का लाभ। केंद्र सरकार ने उठाया बड़ा कदम। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अब ट्रांसजेंडरों को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने का ऐलान किया है। बुधवार को नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के बीच इसे लेकर समझौता हुआ। इससे देश के लाखों पंजीकृत ट्रांसजेंडरों को लाभ होगा। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने से देश में मौजूदा समय में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा पंजीकृत किए जा चुके 4.8 लाख ट्रांसजेंडरों को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हो सकेंगी। आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने के लिए ट्रांसजेंडरों को सीधे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी से अपना आयुष्मान भारत कार्ड बनवाना होगा। उत्तर प्रदेश भाजपा को मिला नया अध्यक्ष। प्रदेश सरकार में मंत्री भूपेंद्र सिंह बने यूपी बीजेपी के चीफ। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भूपेंद्र सिंह को भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पार्टी महासचिव अरुण सिंह द्वारा जारी पत्र में इस बात की घोषणा की गई। यूपी में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भूपेंद्र सिंह चौधरी वर्तमान में योगी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की जगह लेंगे। बीते 16 जुलाई को स्वतंत्र देव सिंह ने अपना 3 सालों का कार्यकाल पूरा किया था। UPI के जरिए पेमेंट करने पर नहीं लगेगा ट्रांजैक्शन चार्ज। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर शुल्क लगाने की खबरों को किया खारिज। केंद्र सरकार UPI भुगतान सेवा पर किसी तरह का शुल्क नहीं लगाएगी। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी ट्वीट में कहा गया है कि UPI एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो जनता के लिए अत्यधिक सुविधाजनक है और अर्थव्यवस्था में इसका बड़ा योगदान है। मंत्रालय ने कहा कि सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लागत की वसूली में अन्य विकल्पों पर विचार किया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने इस खबर का भी खंडन किया है कि रिजर्व बैंक UPI पेमेंट पर MDR चार्ज यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाने पर विचार कर रहा है। भारत ने UNSC में पहली बार यूक्रेन के समर्थन में किया वोट। अमेरिका ने यूक्रेन को नई सैन्य सहायता देने का किया ऐलान। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन पर एक प्रक्रियात्मक मतदान के दौरान रूस के खिलाफ पहली बार मतदान किया। संयुक्त राष्ट्र की 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को इस दौरान वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया। इसी बीच अमेरिका ने यूक्रेन को $3 अरब की सैन्य सहायता देने की घोषणा की है। इसकी सहायता से यूक्रेन अपने सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण और सैन्य सामान खरीद सकेगा। अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी नासा ने जारी किया ब्लैक होल की आवाज़। ब्लैक होल से निकलने वाली आवाज़ है काफ़ी डरावनी। नासा ने ब्लैक होल की आवाज़ जारी की है जो बेहद विचित्र है। यह आवाज़ भूतिया फिल्म के साउंड ट्रैक जैसी है। नासा के वैज्ञानिकों ने धरती से 20 करोड़ वर्ष दूर मौजूदा ब्लैक होल की आवाज़ रिकॉर्ड की है। नासा ने बताया कि यह ब्लैक होल परसीस गैलेक्सी क्लस्टर में मौजूद है। यह आकाशगंगा में अपने आप में 1.1 करोड़ प्रकाश वर्ष चौड़ी है। इसमें गर्म गैसों के कई समूह हैं। यह अपने आप में गैसों का एक बड़ा बादल है। और अब बात करते हैं स्पोर्ट्स अपडेट की। टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज में किया क्लीन स्वीप। 3-0 से नाम की सीरीज। भारत ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में जिम्बाब्वे को 3-0 से हरा दिया है।
3 वनडे मैच की सीरीज के आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया ने 13 रन से जीत हासिल की। इस मैच में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 289 रन बनाए थे। इसके जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 276 रन ही बना पाई और अंतिम ओवरों में मैच हार गई। इस जीत के साथ ही भारत ने छठी बार वनडे सीरीज में जिम्बाब्वे को क्लीन स्वीप किया है। एशिया कप में राहुल द्रविड़ की जगह वीवीएस लक्ष्मण होंगे टीम इंडिया के अंतरिम हेड कोच। मौजूदा हेड कोच राहुल द्रविड़ की कोविड संक्रमित होने की वजह से बीसीसीआई ने लिया फैसला। यूएई में होने जा रहे एशिया कप 2022 में इंडियन क्रिकेट टीम के साथ हेड कोच के तौर पर पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण जाएंगे। हाल में टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वीवीएस लक्ष्मण को 2022 एशिया कप के लिए टीम इंडिया का अंतरिम मुख्य कोच बनाया गया है। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख लक्ष्मण एशिया कप के 2022 के लिए दुबई में अंतरिम मुख्य कोच के रूप में टीम इंडिया के साथ जुड़ गए हैं। मुख्य कोच राहुल द्रविड़ की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद बीसीसीआई ने यह फैसला लिया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव सीरीज में आज हम बात करेंगे एक ऐसे वीर क्रांतिकारी की जिसने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हम बात कर रहे हैं अमर शहीद सरदार भगत सिंह की, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अहम क्रांति का परचम लहराया और अंतिम सांस तक ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी। क्रांतिकारी भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। जब उनका जन्म हुआ तब उनके पिता और चाचा आजादी के संघर्ष में भाग लेने की वजह से जेल में थे। ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देने के लिए भगत सिंह ने क्रांति का रास्ता चुना। उन्होंने 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की और साथ ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बने, जहां भगत सिंह की मुलाकात राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों से हुई। 1928 में भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की अगुवाई में साइमन कमीशन का विरोध किया और मार्च में हिस्सा लिया, लेकिन ब्रिटिश पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इसके बाद भगत सिंह ने लाला जी की शहादत का बदला लेने की कसम ली और स्क्वाड की हत्या की योजना बनाई, लेकिन इस योजना को अमल में लाने में स्क्वाड की जगह दूसरा पुलिस ऑफिसर जॉन पी सॉन्डर्स मारा गया। ब्रिटिश सरकार अप्रैल 1929 में काला कानून लेकर आई, जिसके विरोध में भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में बम धमाका करने का प्लान बनाया। इसका मकसद किसी को मारना या नुकसान पहुंचाना नहीं था, सिर्फ बहरी अंग्रेज सरकार के कानों में जनता की आवाज पहुंचानी थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम धमाका किया और अपनी गिरफ्तारी दी। इस घटना ने ब्रिटिश हुकूमत को हिला कर रख दिया। भगत सिंह और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के दौरान चली बहस में भगत सिंह अपनी बात रखते तो दूसरे दिन अखबारों के जरिए देश के आवाम तक पहुंचती। केस के दौरान ही भगत सिंह पूरे देश में लोकप्रिय हो गए थे। ट्रायल के दौरान भारतीय कैदियों की बेहतर सुविधाओं के लिए भगत सिंह ने लंबी भूख हड़ताल की, जिसके बाद उनकी मांगे मानी गयी। मुकदमे की एक तरफा सुनवाई के दौरान भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सजा सुनाई गई। भगत सिंह और उनके साथी सुखदेव और राजगुरु को फांसी देने की तारीख 24 मार्च 1931 तय की गई थी, लेकिन ये वो दौर था जब अंग्रेजी हुकूमत भगत सिंह के विचारों से कांप रही थी। यही वजह थी कि लाहौर की सेंट्रल जेल में भगत सिंह और उनके साथियों को एक दिन पहले ही 23 मार्च को फांसी दे दी गई। जब इन क्रांतिकारियों को फांसी के लिए लाया जा रहा था, तब चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उनके हाव भाव देखकर लग रहा था कि जैसे उन्हें इसी शुभ मुहूर्त का इंतजार था। न्यूज़ विद चिल्ड्रन में आज इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कोशिश पसंद आई होगी। तो अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी देश और दुनिया की कुछ और खबरों के साथ। धन्यवाद। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।